दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुतिकोश पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों सौर परिवार की। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। दोस्तों सौर परिवार की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। देखिए सूर्य जो है, सूर्य ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, ये सभी जो है उल्कापिंड वगैरह, ये सम्मिलित रूप से एक विशाल खगोलीय समूह का निर्माण करते हैं। और इस विशाल खगोलीय समूह से जो ये निकल कर आते हैं उन्हीं को कहते हैं सौर परिवार या सौर जगत। इन सबको मिलाकर क्या बनता है? सौर परिवार हमारा बनता है, सौर जगत बनता है। और ये जो सौर परिवार है, सौर जगत है, इसमें सूर्य को जो है इनका पिता या जनक कहा जाता है। देखिए सूर्य को क्या कहा जाता है? इनका पिता या जनक जो है वो सूर्य को कहा जाता है। दोस्तों सौरमंडल के सभी जो खगोलीय पिंड है वो एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिसे कहते हैं कक्ष। जो वो पथ है, वो पथ क्या है? वो कक्ष कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका सूर्य है और इसके चारों तरफ ये जो इस पथ के रूप में चक्कर लगाते हैं, यही क्या कहलाता है दोस्तों? कक्ष कहलाता है। ये इनका कक्ष कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि आखिर ये परिकल्पना दी किसने। देखिए 1543 के अंदर सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस जो था उसने ये बताया कि सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो किसने बताया सबसे पहले? निकोलस कोपरनिकस ने बताया 1543 में कि सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में होता है। दोस्तों इसके बाद वैज्ञानिकों ने इसकी गणना की और वैज्ञानिकों ने बताया कि सौरमंडल की जो आयु है वो लगभग 460 वर्ष तक हो चुकी है। 460 करोड़ वर्ष हो चुकी है इसकी आयु। दोस्तों सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य क्या है? सूर्य जो है वो जलती हुई गैसों का एक पिंड है और ये जो है सबसे अधिक हाइड्रोजन और हीलियम जो होती है वो इसी के अंदर होती है, सूर्य के अंदर होती है। और सूर्य जो है प्रकाश का और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत होता है। दोस्तों सूर्य के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण है वो गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल को बांधे रखता है। और ये अगर सूर्य का प्रकाश हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है दोस्तों समय 8 मिनट 30 सेकंड। प्रश्न यहां से पूछा हुआ दोस्तों कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 30 सेकंड का समय जो है वो लगता है यहां पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। अब बात करें अगर सौरमंडल के ग्रहों की, तो दोस्तों सौर परिवार के अंदर कुल जो ग्रह हैं वो ग्रह हैं 8। कितनी संख्या है उनकी? 8 ग्रह हैं टोटल। पहले देखिए 9 थे, लेकिन अब प्लूटो जो है उसको ग्रह नहीं माना जाता, इसलिए ये जो है 8 ही हैं और सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं। दोस्तों ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है और सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, प्रकाश प्राप्त होती है, वही इनका प्रकाश होता है। अब देखिए इनका जो क्रम है वो सूर्य से दूर जाने का जो क्रम है वो क्रमशः ये है कि सबसे पास कौन? बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार इनका जो क्रम है वो एक निश्चित क्रम है सूर्य से दूर जाने के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब हमने बात की थी अभी कि प्लूटो को जो है वो ग्रह नहीं माना गया है और ये प्लूटो जो है ये 2006 तक तो ग्रह की श्रेणी में आता था, लेकिन जब इसकी गणना की गई अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के द्वारा तो ये मानकों पर खरा नहीं उतरा और प्लूटो को ग्रह की स्थिति से हटा दिया गया और इसको एक बौने ग्रह का दर्जा जो है वो दे दिया गया। अभी हम बात करेंगे कि बौने ग्रह भी कौन से होते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। दोस्तों सूर्य के पास जो है वो स्थित जो भी ग्रह हैं, 4 ग्रह ये हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इन ग्रहों को कहा जाता है दोस्तों आंतरिक ग्रह, या इनको धरातलीय ग्रह भी कहा जाता है। यानी जो सूर्य के पास स्थित है उनको क्या कहेंगे? आंतरिक ग्रह कहेंगे। और जो सूर्य से दूर है शेष ग्रह 4, वो क्या कहलाते हैं? बाह्य ग्रह कहलाते हैं। आइए अब हम आंतरिक और बाह्य ग्रहों के अंदर एक अंतर देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या इनके मध्य अंतर है। तो दोस्तों जब हम इनके अंतर को देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंतरिक ग्रह की। और आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं दोस्तों? इनका निर्माण जो है वो चट्टानों से हुआ होता है और इनका घनत्व जो है वो अधिक होता है और ये छोटे होते हैं। वहीं पर जब हम बात करते हैं बाह्य ग्रह की, तो बाह्य ग्रह का जो निर्माण है वो गैस और तरल पदार्थों से होता है और इनका घनत्व जो है वो होता है कम। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम कि आंतरिक ग्रह में कौन कौन से आते हैं और बाह्य ग्रह में कौन कौन से आते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए आंतरिक ग्रहों की जब हम बात करते हैं तो आंतरिक ग्रहों में कौन कौन से आते हैं? आंतरिक ग्रह में आता है एक तो बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है और मंगल आता है।
तो अब इनकी क्या क्या विशेषताएं देखिए। बुध जो है सूर्य की जो परिक्रमा करता है उसमें कितना समय लगता है, इसको 88 दिन लगते हैं, 88 डेज। वहीं पर अपने अक्ष पर जब ये घूर्णन करता है तो उसको लगते हैं 59 डेज। और उपग्रह की इसकी कोई संख्या नहीं है, यानी इसकी कोई भी उपग्रह नहीं है। देखिए यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, परिक्रमा और घूर्णन क्या है। जब सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं तो वो तो कहलाती है इनकी परिक्रमा, और जब अपने ही अक्ष पर घूमते रहते हैं, यानी खुद अपने आप एक ही जगह स्थिर होकर घूमते रहते हैं, वो क्या कहलाता है, वो इनका कहलाता है घूर्णन। यानी अपनी ही जगह घूमना वो तो कहलाता है घूर्णन, और पूरा सूर्य के और चारों ओर घूमना वो कहलाता है परिक्रमा। ठीक है, तो ये दोनों में आप अंतर देख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र क्या है, शुक्र का सूर्य के जो परिक्रमा लगाने का टाइम है वो है 225 दिन, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने का टाइम है 243 दिन। वहीं पर इसके उपग्रहों की संख्या की बात की जाए तो उपग्रह इसके भी नहीं है। पृथ्वी की बात की जाए दोस्तों तो पृथ्वी जो है एक परिक्रमा 365 दिन के अंदर पूरी करती है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसको लगता है 1 दिन यानी 24 घंटे। उपग्रहों की संख्या की बात की जाए तो उपग्रह इसका एक। बात करें यहाँ पे मंगल की, तो मंगल जो है दोस्तों सूर्य की परिक्रमा करने में इसको समय लगता है 687 दिन का, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लगता है 1 दिन। वहीं पे उपग्रहों की संख्या की बात की जाए तो उपग्रह इसके 2। अब दोस्तों इनको अगर याद करना हो तो कैसे याद करें, तो यहाँ पे एक ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई हुई है कि आंत बुशु पीएम। आंत बुशु पीएम से आप आंतरिक याद कर सकते हैं कि आंतरिक ग्रह जो है वो कौन कौन से हैं। देखिए आंत से तो हो गया आंतरिक, बू से हो गया बुध, शु से हो गया शुक्र, पी से हो गया पृथ्वी, और एम से हो गया मंगल। आंत बुशु पीएम। अब बात करते हैं हम बाह्य ग्रहों की। तो बाह्य ग्रह अभी हमने बात की, गैस और तरल पदार्थों से इनका निर्माण हुआ है और घनत्व इनका होता है कम। अब जब बात करते हैं इनके परिक्रमा की, तो दोस्तों सूर्य की परिक्रमा जो करते हैं ये, तो बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है 11 वर्ष 11 माह का समय। कितना दोस्तों, 11 वर्ष 11 माह का समय। वहीं पर अपने अक्ष पे जो बृहस्पति घूमता है वो घूमता है 9 घंटे 56 मिनट में, 9 घंटे 56 मिनट में। और जहां पर बात करें इसके उपग्रहों की संख्या की, तो उपग्रह जो है लगभग इसके हैं दोस्तों 16। बात करें हम शनि की, तो शनि सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 29 वर्ष और 5 माह का समय लगता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसको लगते हैं 10 घंटे 40 मिनट। देखिए दोनों में कितना अंतर है। एक जगह सूर्य की परिक्रमा करने में यानी पूरा चक्कर लगाने में 29 वर्ष 5 माह का समय लग रहा है, जबकि अपने अक्ष पर घूमने में मात्र 10 घंटे 40 मिनट का समय जो है इनको लग रहा है। उपग्रह की संख्या की अगर बात की जाए तो उपग्रह की संख्या है दोस्तों 18। बात करें अगर अरुण की, तो अरुण जो है सूर्य की परिक्रमा करने में लगाता है 84 वर्ष सॉरी, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसको लगते हैं 17 घंटे 14 मिनट। वहीं पर उपग्रहों की अगर संख्या की बात करें तो वो है दोस्तों लगभग 17। बात करें वरुण की, तो वरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है 164 वर्ष, और बात करें अपने अक्ष पर घूर्णन की तो इसको लगता है 16 घंटे 7 मिनट, और उपग्रह की संख्या है दोस्तों इसकी लगभग 8। अब इन ग्रहों को याद करने की अगर बात करें तो कैसे याद करेंगे, बस अब बाह्य, बस अब बाह्य। तो यानी ब से हो गया बृहस्पति, श से हो गया शनि, ऐसे हो गया अरुण, और वैसे हो गया वरुण। बस अब वाह, और वाह से क्या हो गया बाह्य। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं दोनों ग्रहों को, क्योंकि प्रश्न यही आता है कि निम्न में से आंतरिक ग्रह है या निम्न में से बाह्य ग्रह है, या निम्न में से आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है और निम्न में से बाह्य ग्रह कौन सा नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आखिर उपग्रह क्या होते हैं। तो दोस्तों ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो तो कहलाते हैं क्या, उपग्रह। क्या कहलाते हैं वो, उपग्रह। तो ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको कहते हैं उपग्रह। और अभी हमने बात की थी बोने ग्रह की, तो बोने ग्रह कौन से होते हैं, ऐसे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है और दूसरे पिंडों का रास्ता भी काटता है, उसे कहते हैं क्या, बोना ग्रह। यानी दूसरे पिंडों का रास्ता काट रहा है सूर्य की परिक्रमा करने के लिए, और सूर्य की परिक्रमा तो करता है लेकिन दूसरे का रास्ता वो काट देता है, इसलिए इसको कहते हैं क्या दोस्तों, बोना ग्रह। तो कौन कौन से ये बोने ग्रह, प्लूटो भी इस श्रेणी में आता है, एरिस भी इस श्रेणी में आता है, सेरिस भी इस श्रेणी में आता है, ये सारे क्या कहलाते हैं, बोना ग्रह कहलाते हैं। बात करें लघु पिंड की, तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले सौर मंडल के बाकी सभी जो छोटे छोटे पिंड है, जैसे कि क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, वरुण के पार पाए जाने वाले अनजाने पिंड हैं, ये
सौरमंडल में आने वाले जो धूमकेतु हैं वो भी जो है वो लघु पिंड के रूप में ही जाने जाते हैं। तो ये है लघु पिंड, बौना ग्रह और उपग्रह। बात करें पृथ्वी और इसके परिमंडल की दोस्तों, जो हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी की बात करें और इसके परिमंडल की बात करें तो पृथ्वी क्या सूर्य से दूरी के अनुसार ये जो पृथ्वी है ये किस नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। फिर आकार के अनुसार अगर बात की जाए तो सौर परिवार का ये पांचवा बड़ा ग्रह जो है वो आकार के अनुसार है और सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। बात करें तो सूर्य का जो प्रकाश है और उष्मा है वो ही इसे प्राप्त होता है, जिससे इसको प्रकाश मिलता है। और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी है दोस्तों एक, पृथ्वी जैसे ही जो दिखता है आकार और आकृति में, और ये है दोस्तों शुक्र। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर क्या है? थोड़ा सा दबाव है, दबी हुई है वो। पहले क्या इसको माना जाता था कि साहब ये गोलाकार है, क्योंकि तस्वीरों में तो ये गोलाकार ही दिखाई देती है, लेकिन पृथ्वी के मापन से ये पता चला कि ये दोनों ध्रुवों पर कुछ दबी हुई है और विषुवत जो व्रत है, विषुवत व्रत पर कुछ ये क्या हो रखी है? उभरी हुई है। तो सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जिस पर जीवन विद्यमान है, और पृथ्वी पर जीवन होने के कारण क्या कहा जाता है? इसको जीवंत ग्रह भी कहा जाता है। तो दोस्तों सूर्य से निकटवर्ती है ग्रह होने के कारण ये अधिक गर्म भी, और दूर स्थित ग्रह जो है वो अत्यधिक ठंडे होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये तीसरे पर है तो यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है और थोड़ी दूरी भी है, इसलिए यहाँ पर क्या रहती है? सर्दी भी रहती है। तो दोनों का ही प्रभाव जो है यहाँ पर दिखाई देता है। अब बात करें यहाँ पर अगर औसत तापमान की, तो दोस्तों पृथ्वी का जो औसत तापमान रहता है वो रहता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पर तापमान रहता है। दोस्तों ये जीवन जीने के लिए आदर्श तापमान माना जाता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड का। ठीक है, तो जीवन जीने का आदर्श तापमान कौन सा है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है जीवन जीने का आदर्श तापमान है। अब बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो तापमान है वो वायुमंडल के कारण ये बना रहता है। यहाँ पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक हैं जिन्हें परिमंडल कहा जाता है, और ये जो परिमंडल है ये आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें तो पृथ्वी के ऊपरी ठोस परत जिस पर हम रहते हैं वो तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है दोस्तों स्थलमंडल, या जिसको भूमंडल भी कहा जाता है। स्थलमंडल में दोस्तों कई विशेषताएं हैं। स्थलमंडल में मिट्टी पाई जाती है जिससे किसी न किसी रूप में सभी जीवों को भोजन प्राप्त होता है। आपको और हमको भी जो भोजन प्राप्त होता है वो फसल के रूप में यहीं से प्राप्त होता है, और स्थलमंडल से ही विभिन्न प्रकार के जो है वो खनिज मिलते हैं हमें, जो जीवन निर्वाह के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह से पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल मिलता है, गैसों का आवरण मिलता है, उसे क्या कहा जाता है? उस गैसों के आवरण को कहा जाता है वायुमंडल। अब यहाँ पे कौन कौन सी गैस विद्यमान है दोस्तों? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आदि जो वायुमंडलीय गैसें हैं वो यहाँ पर पाई जाती है। प्रमुख जो गैसें हैं उनमें ऑक्सीजन जो है दोस्तों वो कहलाती है जीवनदायिनी गैस, यानी सभी जीव जो श्वसन क्रिया में जो गैस लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑक्सीजन। अब दोस्तों बात करें जल की, तो दोस्तों जल जो है सभी के लिए आवश्यक तत्व है। अगर बात की जाए तो पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर क्या है दोस्तों? जल है, और इसे ही क्या कहा जाता है? जलमंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर जो महासागर है, सागर है, झीलें हैं, नदियां हैं, ये आदि जो है उनमें जल जो है महत्वपूर्ण से पाया जाता है। इसलिए पृथ्वी क्या है? नीले रूप में दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, या जल ग्रह भी जो है वो कहा जाता है। अब महासागरों का जल होता कैसा है दोस्तों? महासागरों का जल होता है खारा। तो पृथ्वी की सतह पर अधिकांश भागों में किसी ना किसी प्रकार का जो है वो जीवन पाया जाता है, और ये वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल ये तीनों मिलकर ही क्या बनाते हैं? तीनों मिलकर ही बनाते हैं दोस्तों जैवमंडल। और जैवमंडल क्या? जहां पर जीव जंतुओं का अस्तित्व जो है वो पाया जाता है वो क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है। अब बात करें हम उपग्रह की कि आखिर उपग्रह क्या होते हैं। दोस्तों उपग्रह की अभी हमने परिभाषा की बात की थी, अब उपग्रह की थोड़ा सा विस्तृत हम चर्चा कर लेते हैं कि जिस तरह ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वैसे ही जो ग्रह होते हैं उनकी भी परिक्रमा करने वाला कोई ना कोई होता है। तो उन ग्रहों की परिक्रमा करने वाले जो छोटे आकाशीय पिंड होते हैं वही क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। अब बात करें तो पृथ्वी की हमने बात की थी अभी विशेषताओं के अंदर, तो पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, और वो उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा कहलाता है। लेकिन कई ऐसे ग्रह हैं जिनके एक से अधिक भी उपग्रह होते हैं।
शनि और बृहस्पति, इनके कई उपग्रह हैं। शनि के 18 उपग्रह हैं, तो अभी हमने बात की थी कि बृहस्पति के 17 उपग्रह के आसपास है। वहीं पर अगर बुध और शुक्र की बात की जाए तो बुध और शुक्र के वही उपग्रह नहीं है। तो ग्रहों की भांति उपग्रहों में भी क्या होता है, एक ऊष्मा होती है, प्रकाश होती है, और ये दोनों ही चीज क्या है, यहाँ पर जो ऊष्मा और प्रकाश की हम बात कर रहे हैं वो दोनों चीज उपग्रहों के अंदर नहीं होती है। इन्हें सूर्य से ही ताप मिलता है, सूर्य से ही प्रकाश मिलता है। और ये जो है कई उपग्रह तो इनमें दोस्तों ऐसे हैं जो चंद्रमा से भी बड़े हैं, जैसे कि टाइटन है, शनि का ये उपग्रह है। वहीं से ही गैनीमेड है जो बृहस्पति का उपग्रह है, ये इससे भी क्या माने जाते हैं, बड़े माने जाते हैं। दोस्तों शनि का जो उपग्रह है टाइटन, उसकी थोड़ी और विशेषताएं भी है। उपग्रह जो टाइटन है वो पृथ्वी की तरह ही सघन वायुमंडल है, और इस टाइटन के ऊपर नदियां और जलाशय, धरातल, ये सब पृथ्वी जैसे ही हैं। उसके वायुमंडल में प्रमुख जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है कौन सी, नाइट्रोजन। तो टाइटन के वायुमंडल की प्रमुख गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। और यहाँ पर जीवन की संभावना है या नहीं, दोस्तों ये जो है पता, इसका वैज्ञानिक अभी पता लगा रहे हैं कि क्या यहाँ पर जीवन की संभावना है या नहीं। अब हम दोस्तों अलग अलग जो उपग्रह हैं उनके कुछ हम देख लेते हैं, ग्रह जो है उनके उपग्रह देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मंगल के अगर हम उपग्रहों की बात करें तो मंगल के उपग्रह कौन कौन से हैं, मंगल के उपग्रह हैं दोस्तों फोबोस और डीमोस। वहीं पे हम बात करें बृहस्पति के उपग्रहों की, तो बृहस्पति के उपग्रह जो है वो दोस्तों क्या है, ये है दोस्तों लो, यूरोपा, गैनीमेड, फेलेस्टो, ये जो है बृहस्पति के उपग्रह हैं। वहीं पे बात करें शनि के उपग्रहों की, तो शनि के उपग्रह है दोस्तों मीमास, इसेलेडोस, डियोन, रहिया, टाइटन, टेपेरियो, लेप्टस, फोएब, ये शनि के उपग्रह हैं। अरुण के उपग्रहों की बात की जाए तो अरुण के जो उपग्रह हैं वो है पप, मिरांडा, एरियल, अम्ब्रियल, टाइटानिया, ओबेरॉन, ये अरुण के उपग्रह हैं। और वरुण के जो उपग्रह हैं उनकी बात करें तो ये हैं प्रोटस, ट्रिट्रॉन और नरीट। तो ये दोस्तों सभी ग्रहों के उपग्रहों की हमने यहाँ पर चर्चा की। आइए अब हम थोड़ी चर्चा चंद्रमा की भी कर लेते हैं। और चंद्रमा क्या है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे नजदीकी गोलाकार आकाशीय पिंड जो है वो कौन सा है, चंद्रमा है। यहाँ पर जल और वायु का जो है वो अभाव पाया जाता है, जीवन यहाँ पर संभव नहीं है। और हमारी पृथ्वी के धरातल और चंद्रमा के धरातल में कई जो है समानताएं भी पाई जाती है। दोस्तों चंद्रमा का धरातल पृथ्वी के धरातल की तरह ही क्या है, ऊबड़ खाबड़ है। और चंद्रमा की तुलना में अगर बात की जाए तो पृथ्वी लगभग कितना बड़ा है, 81 गुना बड़ी जो है वो पृथ्वी है चंद्रमा की तुलना में। दोस्तों बात करें चंद्रमा की कलाओं की, तो देखिए पृथ्वी और चंद्रमा जो दोनों ही हैं, दोनों का ही आकृति जो है गोलाकार मानी जाती है। लगभग दोनों ही जो है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं, और दोनों के आधे भाग पर प्रकाश रहता है और आधे भाग पर अंधेरा रहता है। तो सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परिवर्तित होकर जब पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दोस्तों चांदनी, जो हमें चांदनी रात में दिखती है चांदनी। और महीने में दोस्तों एक बार ऐसा समय आता है जहां पर चंद्रमा जो है पूर्ण प्रकाशित होता है, और वो पूर्ण प्रकाशित भाग जब पृथ्वी के सामने आता है तो इसे भारत में हम क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्णिमा कहते हैं। अब इसी तरह महीने में एक बार अप्रकाशित भाग भी पृथ्वी के सामने होता है, और इस अप्रकाशित भाग को क्या कहा जाता है, अमावस्या। तो ये अमावस्या का भाग बिल्कुल अंधेरा रहता है उस दिन, और पूर्णिमा के दिन चांदनी रात जो है वो रहती है। दोस्तों पूर्णिमा से अमावस्या तक जो चंद्रमा का प्रकाश होता है वो प्रकाशित भाग जो है वो घटता जाता है, एवं अमावस्या से पूर्णिमा तक का ये भाग जो है वो बढ़ता जाता है धीरे धीरे। इसीलिए पूर्णिमा को आते आते पूर्ण बढ़ जाता है, और ये क्या बन जाता है, ये चांदनी रात के रूप में आ जाता है हमारे सामने। दोस्तों चंद्रमा की इन घटती बढ़ती आकृतियों को ही क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है चंद्रकलाएं। क्या कहा जाता है इनको दोस्तों, चंद्रकलाएं कहा जाता है। भारत में जो बढ़ता चंद्रमा है, बढ़ता चांद है, वो बढ़ता चांद का पखवाड़ा जो है वो क्या कहलाता है, शुक्ल पक्ष कहलाता है। दोस्तों पखवाड़े का मतलब होता है महीने का आधा भाग यानी 15 दिन। तो जो बढ़ता हुआ चांद है, यानी चांद बढ़ता 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 पूर्णिमा आ जाएगी तो वो तो कहलाता है शुक्ल पक्ष, और घटता हुआ चांद यानी घटता 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 जो अंधेरा छा जाएगा, अमावस्या आ जाएगी, उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। ठीक है दोस्तों। अब चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग कितना समय लगता है, ये समय लगता है दोस्तों 29 दिन, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगते हैं लगभग 27 दिन। तो अपने अक्ष पर घूमता है 29 दिन में, और पृथ्वी के चक्कर लगाता है वो 27 दिन में लगाता है।
दोस्तों यहीं पे हम बात कर लेते हैं शुद्र ग्रहों की। शुद्र ग्रह जिनको अवांतर ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के बीच में एक पट्टी होती है और ये पट्टी के अंदर जो स्थित ग्रह हैं वही ग्रह क्या कहलाते हैं? शुद्र ग्रह कहलाते हैं या अवांतर ग्रह कहलाते हैं। और इनका जो निर्माण हुआ है वो इनका निर्माण ग्रहों के बाद जो मलबा बच गया उस मलबे के कारण, बचे हुए मलबे के कारण इनका निर्माण हुआ है। और इसका प्रमुख अगर उदाहरणों की बात की जाए तो कौन कौन से हैं? ये सेरस है, प्लेस है, जूनो है, वेक्टा है। ये जो है शुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम उल्कापिंड की। दोस्तों उल्कापिंड क्या है? तो उल्काएं धूमकेतुओं या क्षुद्र ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धरती की ओर खींचे चले आते हैं। मार्ग में कई बार इनको वायुमंडल से घर्षण प्राप्त होता है, जलने लगते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं वो क्या है? वायुमंडल में घर्षण से चमकीले जो रेखा के रूप में ये दिखाई देते हैं। हम इन्हें क्या कह देते हैं? हम इन्हें कहते हैं दोस्तों टूटते तारे। ठीक है, तो टूटते तारे इन्हें कहते हैं। और कुछ उल्काएं क्या होती है जो ये पृथ्वी की तरफ आ रही थी, धरती की तरफ आ रही थी, वो कुछ उल्काएं बड़ी होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो नहीं पाती। और जब पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाती तो पिंडों के रूप में पृथ्वी से टकरा जाती है। और जब ये पृथ्वी से टकराती है तो इस स्थिति में इन्हें क्या कहा जाता है? इनको उल्कापिंड कहा जाता है। यानी जो उल्काएं आ रही थी, धूमकेतु छूटे हुए जो टूटे हुए टुकड़े थे क्षुद्र ग्रहों के, वो जो पृथ्वी की तरफ आ रहे थे, वो अगर घर्षण होके जल जाए, जलने लग जाए तो ऐसी चीजें क्या है? वहीं पर नष्ट हो जाती है। लेकिन जो नीचे आ जाते हैं पृथ्वी पर और गिरते हैं तो उन्हें कहा जाता है उल्कापिंड। और इनसे कई बार जो है पृथ्वी पर गड्ढों की स्थिति भी बन जाती है। तो ये था दोस्तों सौर ग्रह का हमारा चैप्टर जो कि कक्षा 6 से जुड़ा हुआ था। आशा है आपको तथ्य जो है समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।